नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं झारखंड बोर्ड क्लास 12 ज्योग्राफी, जो फर्स्ट बुक है हमारा क्लास 12 का मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 इसका चैप्टर 1 और 2 का जो है वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि वायरल प्रश्न है यहीं से। और यह वीडियो आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो यहाँ चैप्टर 1 और 2 से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो पूरे हल हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा एग्जाम में इस दोनों चैप्टर से। तो आप सब इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी की ओर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो पहला हम अध्याय देखने वाले हैं वो है मानव भूगोल के प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देखने वाले हैं। तो चलिए पहला यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भूगोल का अर्थ क्या है। भूगोल का अर्थ जो है वो भूगोल शब्द है जो है वह ग्रीक भाषा का दो शब्द से बना है। भूगोल शब्द क्या है? ज्योग्राफी जो है वो ग्रीक शब्द से बना हुआ है, ग्रीक भाषा का दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। सीधा सा मतलब कि ज्योग्राफी का अर्थ क्या होता है? तो ज्योग्राफी का जो अर्थ होता है वो क्या है? तो पृथ्वी का अध्ययन करना। इसका एक भूगोल का परिभाषा है, वह है यह है कि यहाँ से पूछा जाता है भूगोल का परिभाषा। तो भूगोल का परिभाषा, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह पर मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कराता है। भूगोल जो है वह विज्ञान है जो कि पृथ्वी पर जो है मानव रहता है और मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध कैसा है उसका अध्ययन कराता है। आई होप ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। और यहाँ से एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है कि मानव भूगोल के जो है जनक जो है किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है और नहीं तो MCQ क्वेश्चन में। तो फ्रेडरिक ड्रेडजेल जो मानव भूगोल के जनक जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? फ्रेडरिक ड्रेडजेल माने जाते हैं। अगला पॉइंट को बढ़े तो अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मानव भूगोल की प्रमुख परिभाषा है। मानव भूगोल की जो प्रमुख 3 परिभाषा है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। तो इन तीनों में यदि 2 नंबर पूछा जाए तो एक परिभाषा आप दे दीजिएगा, जिसे पूछा जाएगा कि मानव भूगोल की परिभाषा दीजिए। तो एक किसी भी तीनों में से किसी एक का दे दीजिएगा। यदि पूछे प्रमुख परिभाषा तो तीनों का दे दीजिएगा, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो चलिए इसका परिभाषा देख लेते हैं। देखिए ड्रेडजेल के अनुसार मानव भूगोल मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। तो ड्रेडजेल के अनुसार क्या कहा रहा है कि मानव भूगोल जो है मनुष्य और उसके जो प्राकृतिक और जो पर्यावरण है उसके बीच संबंध कैसा है उसका अध्ययन कराता है। एलेंसिल सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। भूगोल, मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल है कि जो अस्थिर पृथ्वी तो अस्थिर नहीं है, और क्रियाशील मानव जो कि मानव जो कुछ क्रिया करते रहता है, चलते रहता है, कोई काम करते हुए, उसके बीच जो परिवर्तनशील जो संबंध है उसका संबंध कैसा है उसका अध्ययन करते हैं। अब देख लेते हैं पॉल जो है विडाल डिलाव्लास के अनुसार हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। देखिए इनका कहना है कि हमारे जो पृथ्वी पर नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम है तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य जो संबंध कैसा है उसका अध्ययन करते हैं। यदि पूछा जाए कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये कि मानव भूगोल के प्रमुख परिभाषा को लिखिए, तो ये तीनों लिख दीजिएगा, 5 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मानव भूगोल के क्षेत्र या उपक्षेत्र पूछा जाएगा। मानव भूगोल के 2 उपक्षेत्र के नाम बताइए, 2 क्षेत्र के नाम बताइए, ऐसा पूछा जाता है। तो मुख्य उपक्षेत्र में है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में हम सब किसी भी समाज का अध्ययन करते हैं, किसी भी देश में सामाजिक स्थिति कैसा उसके बारे में जानते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है? आर्थिक भूगोल। मानव भूगोल के जो क्षेत्र है वो क्या है? आर्थिक भूगोल है। दूसरा क्या? आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते, किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र का आर्थिक गतिविधियों का जो है अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ये सभी क्या है? ये मानव भूगोल के क्षेत्र है, राजनीतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल। अब देख लेते हैं मानव भूगोल के उपक्षेत्र। ये सब याद रखिए, प्रमुख जो है क्षेत्र और उपक्षेत्र। जनसंख्या भूगोल जो है, बसावट भूगोल, नगरीय एवं ग्रामीण भूगोल और परिवहन भूगोल, उद्योग भूगोल,
व्यापार भूगोल और पर्यटन भूगोल, ये सब क्या है, ये सभी उपक्षेत्र है। ये सब आप सब याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है जिसमें 2 गो या 3 गो ऐसे पूछा जाता है कि मानव भूगोल के 3 उपक्षेत्र बताइए, मानव भूगोल के 2 जो है क्षेत्र बताइए, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन। अब देख लेते हैं, यहाँ से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इतना कर लीजिए चैप्टर 1 में, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब चलते हैं अध्याय 2, क्या है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, जो चैप्टर नाम है दूसरा का। तो यहाँ से क्वेश्चन पहला जो ये इंट्रोडक्शन है कि जनसंख्या वितरण का अर्थ क्या है। इन जनसंख्या वितरण का अर्थ है लोग पृथ्वी की सतह पर कहाँ कहाँ फैले हुए हैं और कहाँ कैसे रहते हैं। तो जनसंख्या वितरण जो है वह क्या है, मुख्यतः जनसंख्या वितरण क्या है, पृथ्वी पर असमान रूप से फैला हुआ है। जनसंख्या जो है समान रूप से नहीं फैला है, जनसंख्या जो है वो पृथ्वी पर असमान रूप से नहीं फैला है, क्या है वो असमान रूप से फैला है, समान रूप से नहीं फैला है। अगला पॉइंट है जो लगभग 90% जो जनसंख्या है वह केवल 10% भूभाग पर निवास करती है। जो 90% जनसंख्या है वह केवल जो है 10% भूभाग पर निवास करती है, और वहीं जो 90% जो भूभाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या एशिया, अफ्रीका और यूरोप में केंद्रित है। और विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या वह कहाँ कहाँ है, तो एशिया, अफ्रीका और यूरोप में केंद्रित है। अब यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि बार बार पूछा जाता है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, या जनसंख्या घनत्व के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये इसका परिभाषा देखते हैं, किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आप इतना जैसे पूछा जाएगा जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो आप इसे किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और यह सूत्र लिख लीजिएगा, जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बगा कुल क्षेत्रफल, ये इसका सूत्र है। आप सब बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है कि जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक पूछा जाता है। जनसंख्या वितरण को वो जो है सिर्फ भौतिक कारक पूछ लेगा, कभी कभी सिर्फ जो है वो भौगोलिक कारक, जो भौतिक कारक और भौगोलिक कारक एक ही है, ठीक है ना। कभी आर्थिक कारक पूछ लेगा, कभी सांस्कृतिक कारक पूछ लेगा, अलग अलग भी पूछ सकता है। और यहाँ से एक और भी पूछा जाता है, भारत भी कभी भारत में पूछ लेगा, कभी विश्व में पूछ लेगा, लेकिन आपको आंसर एक ही लिखना है। तो चलिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला क्या है, पहला है भौतिक कारक। भौतिक कारक में जो पहला पॉइंट क्या है, वो जल की उपलब्धता। जहाँ जल जो है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जल जो क्या है, जो मनुष्य का जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इसीलिए जो है लोग जो उन क्षेत्रों में बसना पसंद करते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो। लोग बसना कहाँ पसंद करते हैं, जहाँ जो है जल आसानी से प्राप्त होता है। इसलिए क्या है, नदी घाटी क्षेत्र विश्व का सघन बसे हुए क्षेत्र है। जहाँ देखिए नदी है, वहाँ उस जगह देखिएगा आपकी क्या होता है, ज़्यादा बसा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ आपको खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल जाता है। इस कारण से वहाँ का जो ज़मीन है वो उपजाऊ होती है। अगला क्या, अगला पॉइंट है भू आकृति। जहाँ लोग समतल मैदान, देखिए लोग समतल मैदानों में जो क्या करते हैं, बसना अधिक पसंद करते हैं। जहाँ समतल मैदान होगा वहाँ क्या है, जाहिर सी बात है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे। उबड़ खाबड़ पहाड़ पर्वत क्षेत्रों में क्या है, नहीं रहते हैं। समतल क्षेत्रों में फसल उत्पादन अनुकूल होता है। तो समतल क्षेत्रों में क्या होता है, फसल उत्पादन अनुकूल होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जितना हो पाएगा, जैसे कि समतल मैदानों में जितना धान होता है उतना नहीं हो पाएगा, इस कारण से। और सड़क निर्माण उद्योग विकास आसान होता है। और समतल क्षेत्रों में क्या है, सड़क निर्माण आसान होता है और उद्योग का विकास भी जो है क्या होता है, आसान होता है। इसलिए क्या है कि भू जो है जहाँ समतल मैदान होता है वहाँ लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, अगले पॉइंट की ओर बढ़ें तो अगला पॉइंट है जलवायु। जहाँ जलवायु अनुकूल होती है वहाँ लोग बसना अधिक पसंद करते हैं। जलवायु जहाँ अनुकूल होगी वहाँ जो है लोग ज़्यादा बसेंगे, क्योंकि जहाँ जो जलवायु अनुकूल होती है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा ठंडा पड़ेगा वहाँ तो रह नहीं पाएंगे, जहाँ गर्म पड़ेगा वहाँ नहीं, जहाँ पे नहीं ज़्यादा ठंडा नहीं गर्म पड़े वहाँ पर लोग क्या करते हैं, ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में क्या है, जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में क्या है, जनसंख्या
अधिक पाई जाती है। समान तापमान और उचित वर्षा वाले क्षेत्रों में भी आबादी अधिक पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि ज़्यादा वर्षा पड़ेगा तो फसल खराब हो जाएगा, कम पड़ेगा तो होगा ही नहीं। और जहाँ पे वर्षा माध्यम उचित जितना फसल को चाहिए उतना पड़ेगा तो वहाँ क्या हो, इसी कारण से जो है लोग क्या होता है वहाँ बसना पसंद करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, जहाँ उपजाऊ मृदा पाई जाती है वहाँ सघन जनसंख्या देखने को मिलती है। जहाँ जो है उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वहाँ जो क्या होता है, सघन जनसंख्या पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि उपजाऊ मृदा अच्छी फसल प्राप्त होती है। क्योंकि जहाँ पर अच्छा मिट्टी होगा वहाँ फसल ज़्यादा होगा, और यदि फसल ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या होगा, किसान लोग ज़्यादा रहना पसंद आदमी ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। मतलब क्या है, कृषि ये आधारित जीवन के लिए उपजाऊ मृदा आवश्यक है। और जो कि कृषि करते हैं उसके लिए क्या है, उपजाऊ मृदा आवश्यक है। इसलिए क्या है कि वहाँ लोग ज़्यादा बसते हैं। ये थे 4 पॉइंट जो है भौगोलिक कारक का। अच्छा, भारत में भौगोलिक जो है भौगोलिक कारक का वर्णन करें तो ये चारों पॉइंट लिख देना है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। यदि पूछे कि आगे क्या, आगे है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में जो है पहला क्या है, खनिज संसाधन। जिन क्षेत्रों में खनिज मिलते हैं वहाँ खनन गतिविधियाँ होती है, और जिन क्षेत्रों में जो है खनिज मिलते हैं वहाँ क्या होता है, खनन विधियाँ होती है। और औद्योगिक गतिविधियाँ रोजगार के अवसर पैदा करती है, और जहाँ पे खनन होगा वहाँ पर उद्योग लगेगा, उससे क्या होगा, रोजगार मिलेगा। इस कारण से क्या है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या होता है, वो सघन पाया जाता है। अगला क्या, अगला है पॉइंट नंबर 2, नगरीकरण। नगरों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि के बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होती है। नगरों में क्या होता है, शिक्षा जो है वो ज़्यादा होता है, उपलब्ध होती है। स्वास्थ्य, परिवहन आदि की जो सुविधाएं है वो उपलब्ध होती है। इस कारण से क्या, नगर में जो है रोजगार के भी बेहतर मौके मिलते हैं, और नगर में रोजगार के भी बेहतर मौके मिलते हैं। इस कारण से जो है नगरीय क्षेत्रों में जो है सघन जनसंख्या मतलब कि ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है औद्योगिकरण। औद्योगिक औद्योगिक गतिविधियों से रोजगार के अवसर उपलब्ध प्राप्त कराती है। औद्योगिक गतिविधियां जो है लोगों को रोजगार देती है, जिसके कारण क्या है कि बड़ी संख्या में लोग औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास रह बस जाते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर देखिए गोड्डा में जो लगा है अडानी पावर प्लांट, वहाँ पे बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। तो वो क्या होगा, जब वहाँ यहाँ लोग आएंगे तो क्या होगा कि गोड्डा का जनसंख्या बढ़ेगा। यदि गोड्डा का जनसंख्या बढ़ा तो किस कारण से, कि उद्योग उद्योग लगा, वहाँ काम मिला तभी तो। इसी का यही कारण है कि वहाँ की जनसंख्या घनत्व वृद्धि क्या होता है, बढ़ जाता है, और धीरे धीरे वह क्षेत्र क्या होता है, सघन यानी कि अधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाती है। अगले क्वेश्चन, अगले पॉइंट की ओर बढ़े तो सी पॉइंट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। कुछ स्थान धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है। कुछ स्थान क्या है कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व के कारण प्रसिद्ध है, जैसे बनारस। इन जगहों में लोग आस्था, और इन जगहों से क्या है, लोगों की आस्था जुड़ी है। बनारस बोलिए, यहाँ पर देवघर, देवघर क्यों जाते हैं लोग, क्योंकि वहाँ पे लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है। किस कारण से, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण से। उदाहरण के लिए धार्मिक तीर्थ स्थल, पवित्र नदियाँ आदि। लोग इन जगहों पर अपना पसंद से रहने जाते हैं। अगर पूछा जाए यहाँ से क्वेश्चन पूरा टॉप में कि जनसंख्या वितरण के प्रमुख कारकों का वर्णन करें, तो ये पॉइंट, तीनों पॉइंट लिख देना है, भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक कारक। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से पॉइंट नंबर 4 कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा, किसी देश की जनसंख्या के समय के साथ होने वाली वृद्धि या कमी को जनसंख्या वृद्धि कहता है। किसी भी देश का जो है जनसंख्या में समय के साथ होने वाला कभी वृद्धि होता है या कम होने वाला जो जनसंख्या क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है, कहा जाता है। अब ये सूत्र देखिए इसका, जनसंख्या वृद्धि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास पर निर्भर करता है। जनसंख्या वृद्धि किस पर निर्भर करता है, जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास। यदि जन्म दर ज़्यादा हुआ तो जनसंख्या बढ़ेगा, यदि मृत्यु दर ज़्यादा हुआ तो जनसंख्या घटेगा,
और यदि जनसंख्या जो प्रवास हुआ तो क्या होता है, एक क्षेत्र से दूसरे ओर क्षेत्र चले जाते हैं, तो क्या होगा, जिस क्षेत्र से गए वहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या घटेगा, और जहाँ पे गया वहाँ क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ेगा। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन पॉइंट 5 है कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक। देखिए, जनसंख्या परिवर्तन के घटक, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक के बारे में लिखिए या 3 घटक का वर्णन करें। तो पहला है जन्म दर। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासी क्या होता है, जनसंख्या परिवर्तन के ये 3 घटक है। तो किसी क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्ति पर वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। पर जो किसी क्षेत्र में जो प्रति 1000 व्यक्ति पर जो एक वर्ष में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, उसी की संख्या को क्या कहते हैं, जन्म दर कहते हैं। आगे देखें तो मृत्यु दर, किसी क्षेत्र में प्रति 1000 व्यक्ति पर एक वर्ष में जो है मरने वाले व्यक्ति की संख्या को क्या कहते हैं, तो उसके मरने वाले व्यक्ति की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। अगला पॉइंट है प्रवास। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने या काम करने के लिए जाते हैं तो उसे प्रवास कहते हैं। जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान काम करने के लिए जाते हैं या रहने जाते हैं या फिर शिक्षा कुछ भी करने जाते हैं, उसे क्या करते हैं, प्रवास कहते हैं। तो पूछा जाए क्वेश्चन कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक के वर्णन करें, तो अब इन तीनों जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास लिख दीजिएगा, बस हो जाएगा। अगला यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रवास के प्रकार। तो प्रवास के 2 प्रकार हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है प्रवास क्या है या प्रवास क्या है और प्रवास के प्रकार के वर्णन करें। ये भी क्वेश्चन बनता है, 3 नंबर में पूछा जाता है। तो प्रतिकर्ष कारक, ये कारक किसी व्यक्ति को अपने मूल स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करती है। प्रतिकर्ष कारक क्या है, ये कारक क्या है कि किसी व्यक्ति को जो है अपना मूल स्थान जैसे गांव शहर को छोड़ने पर मजबूर कर देती है। क्यों मजबूर कर देती है, कि यहाँ पे जो है अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं होती, शिक्षा नहीं होती, रोजगार नहीं होता, इस कारण से वहाँ से छोड़कर चले जाते हैं और ये लोगों को बाहर की ओर धकेलते हैं। और प्रतिकर्ष कारक क्या है, प्रतिकर्ष कारक है लोगों को बाहर की ओर धकेलते हैं, जिसे पुश फैक्टर कहते हैं इंग्लिश में। उदाहरण के लिए इसमें जो है बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, गरीबी, राजनीतिक स्थिरता, इस कारण से क्या है, लोग जो है दूसरे प्रवास कर जाते हैं। अब वहीं बात करें प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक की, तो अपकर्ष कारक ये कारक जो है किसी व्यक्ति को दूसरे स्थान की ओर आकर्षित करता है। जो अपकर्ष कारक जो है अपने ओर क्या है, आकर्षित करती है। ये लोग अपने जो है प्रतिकर्ष कारक में क्या है, लोग जो है अपनी ओर अपने जो है इच्छा के अनुसार जाते हैं। और प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक क्या है, वो अब जो है लोगों को खींचता है अपनी ओर। उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या होता है, बेहतर रोजगार के अवसर, शिक्षा और सुविधाएं मिलती है, जीवन स्तर अच्छा मिलता है, सुरक्षा मिलता है, परिवहन सुविधाएं मिलता है। इसी कारण से क्या होता है, लोग वहाँ पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट है कि संक्षेप बिंदु, ठीक ना। भूगोल पृथ्वी, मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का था। मानव भूगोल में क्या करता है, जो पृथ्वी में क्या मानव और पर्यावरण के जो संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। अगला पॉइंट है फ्रेडरिक ड्रेजल मानव भूगोल का संस्थापक है, और फ्रेडरिक ड्रेजल को क्या है, मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है 3 नंबर की जनसंख्या। देखिए, जनसंख्या विश्व के 10 क्षेत्रों में 90% केंद्रित है। विश्व की जो जनसंख्या है 10% क्षेत्रों में 90% जनसंख्या केंद्रित है। नदी घाटी क्षेत्र विश्व की सघन जनसंख्या क्षेत्र है। अगला पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर और प्रवास पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट है जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व क्या दर्शाता है, कि किसी भी क्षेत्र में जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना लोग रहता है। अगला पॉइंट है भौतिक कारक में जलवायु, जल, मिट्टी, जलवायु आदि के बारे में पढ़ते हैं, जनसंख्या वेतन को प्रभावित करती है। आर्थिक कारक में हम खनिज, नवीकरण और औद्योगिकरण के बारे में पढ़ते हैं, जो जनसंख्या को प्रभावित करती है। और अगला पॉइंट है 9 नंबर जनसंख्या परिवर्तन के जो है एक महत्वपूर्ण घटक है
प्रवास जो है क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख घटक है। एक प्रतिकर्ष कारक लोगों को धकेलते हैं, जबकि अपकर्ष कारक क्या होते हैं, लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।